नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कोरोना संकट और चीन के तनाव के बीच पीएम मोदी का संबोधन। उत्तराखंड सचिवालय में 1 जुलाई से आगंतुकों को मिलेगा प्रवेश। आदेश हुए जारी। पहले चरण में 50 लोगों को मिलेगी प्रवेश की इजाजत। राजधानी देहरादून के होटलों में चीन के नागरिकों पर वैन। चीनी उत्पादों और खाद्य वस्तुओं पर भी लगाया गया प्रतिबंध। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में 226 पहुंची हाथियों की संख्या। 3 साल में हुई लगभग 10% की बढ़ोतरी। उत्तराखंड में सामने आए 8 नए कोरोना संक्रमित मामले। 2831 पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक कुल 39 मरीजों की हो चुकी है मौत। और 1 जुलाई से उत्तराखंड के तीर्थ यात्रियों के लिए शुरू होगी यात्रा। बाहर के श्रद्धालुओं को नहीं कर पाएंगे दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम देश के नाम अपना संबोधन पेश करने वाले हैं। पीएम मोदी शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बता दें कि देश भर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव बरकरार है। ऐसे में पीएम मोदी का होने वाला आज छठा संबोधन बेहद खास है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक बार फिर राष्ट्र के नाम संबोधन होने जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती रफ्तार और सीमा पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच होने वाले संबोधन पर हर किसी की नजर है। देश में जब से कोरोना वायरस का संकट आया है, तब से अब तक प्रधानमंत्री ने कई अहम मौकों पर देश को संबोधित किया और आज होने वाला उनका संबोधन छठा संबोधन होगा। इससे पहले जनता कर्फ्यू के ऐलान से लेकर 20 लाख करोड़ के पैकेज तक पीएम ने राष्ट्र को संबोधित किया है। बड़े संबोधनों को देखे तो 19 मार्च को पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, जो 22 मार्च को रखा गया। 24 मार्च को दूसरे संबोधन में देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ, जो 25 मार्च से 21 दिन के लिए था। 3 अप्रैल को देश के नाम अपने संबोधन में रात 9 बजे से 9 मिनट तक लोगों से दिया जलाने की अपील की। 14 अप्रैल को अपने संबोधन में लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया, जो कि 3 मई तक जारी रहा। 12 मई को पीएम ने आखिरी बार 12 मई को संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। पीएम ने अपने संबोधनों में अहम मुद्दों के साथ देश की जनता को नए टास्क दिए, लेकिन उसके बाद से लद्दाख में भारत चीन एलएसी पर जो हालात बने, उसे देखते हुए पीएम मोदी का आज शाम 4 बजे होने वाला संबोधन अहम है। बता दें कि चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सुरक्षा और निष्ठा का हवाला देते हुए लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक, शेयरइट और वीचैट समेत कुल 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी का सामना करने वाले अन्य लोकप्रिय चीनी को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार ने देश में चीन के 59 ऐप्स को बैन कर सीमा पर तनाव के बीच भारत ने ड्रैगन पर डिजिटल वॉर किया है। कोरोना संकट और देश में बने हालात के बीच पीएम मोदी के संबोधन पर पूरी देश की नजरें टिकी हैं। न सिर्फ देश भर की तनाव के हालात में पीएम के संबोधन में क्या होगा, इसका इंतजार पूरी दुनिया को है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आगामी 21 से चारधाम यात्रा राज्य स्तर पर शुरू होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में रहने वाले व्यक्ति चारधाम यात्रा में शामिल नहीं हो सकेंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं पूरी जानकारी। चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी। आगामी 1 जुलाई से चारधाम यात्रा राज्य स्तर पर शुरू होगी। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में रहने वाले व्यक्ति चारधाम यात्रा में शामिल नहीं हो सकेंगे। यात्रा शुरू करने से पूर्व देव स्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी होगा। वेबसाइट पर श्रद्धालुओं को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। सभी शर्तों के संबंध में सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा। फिर यात्रा के लिए ई पास जारी होगा। चारधाम में केवल एक ही रात्रि ठहरने की इजाजत होगी। किसी आपदा की स्थिति में स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकेंगे। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों,
10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 1 से अधिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वालों को यात्रा नहीं करने के निर्देश हैं। यात्रा में हैंड सैनिटाइजर, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। कोई भी श्रद्धालु धाम में मंदिर के गर्भगृह, सभा मंडप के अग्रभाग में नहीं जा सकेंगे। मंदिर में प्रवेश से पहले हाथ पैर धोना जरूरी होगा। किसी प्रसाद चढ़ावे को मंदिर परिसर में लाना वर्जित रहेगा। मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित रहेगा। भाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में लगातार पेट्रोल और डीजल में हो रही बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी कीमतों को लेकर देश में हर जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके चलते भाजपुर में कांग्रेसी नेता जगतार सिंह बाजवा की अगुवाई में कार्यकर्ता भगत सिंह चौक पर इकट्ठे हुए, जहां से कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। कांग्रेसी नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी सा इजाफा होता था तो भाजपा कार्यकर्ता देश को सर पर उठा लेते थे, लेकिन आज सरकार के समय डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता आखिर मौन बैठे हैं। वहीं भाजपा के दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो राजनीति कर रही है। आज हमने ये संदेश दिया है आम जनमानस को और सरकार को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके द्वारा ये जो पेट्रोल, डीजल, गैस की बेतहाशा वृद्धि की गई है, इससे आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और मैं तो इसे कहूँगा कि ये भारतीय जनता पर अत्याचार की पराकाष्ठा आपने की है। और ये भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी अगर पुरानी वीडियो देखें तो जब डीजल पेट्रोल 60-65 रुपये पहुंचता था तो ये लोग गले में झालरें डाल करके और सड़क पर सिलेंडर रख करके बैठ जाते थे। देखिए, कांग्रेस का काम है विपक्ष में खड़े होकर के विरोध करना। इन लोगों को वो उपलब्धियां नहीं दिख रही जो मोदी जी की सरकार ने और प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने उपलब्धियां जो दी हैं। पेट्रोल और डीजल मूल्य वृद्धि, आज आप देख रहे हैं कि देश किस स्थिति में खड़ा है। वैश्विक महामारी, पूरा विश्व आज कोविड-19 के आगे पनाह मांग रहा है। और ऐसी व्यवस्थाएं जिससे जन जन का कल्याण हो सके, उनको राशन की हर चीज़ की व्यवस्थाएं आज मोदी जी की सरकार ने दी है। डीजल के बढ़ते दामों के चलते कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में उतर आई है, जहां राज्यसभा सांसद की अगुवाई में बागेश्वर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की मांग की गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि विश्व भर में पेट्रोल और डीजल के दाम घट रहे हैं, उसके उलट हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते महंगाई आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन रही है। दुनिया में दाम घट रहे हैं, हिंदुस्तान में वो दाम क्यों बढ़ रहे हैं? मोदी बार बार कहते थे, आज तमाम केंद्र में सरकार में बैठे मंत्रीगण जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तब तक डीजल ये साइकिल में या बैलगाड़ी में सवार करके देश की संसद में इन्होंने दस्तक दी। 80 रुपये से ऊपर डीजल और पेट्रोल का भाव समान हो चुका है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने आदरणीय सांसद जी राज्यसभा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया कि आज केंद्र सरकार के चीन की कई मोबाइल ऐप को बैन करने के बाद देहरादून के व्यवसायियों ने फैसला लिया है कि शहरों के होटलों में चीनी नागरिकों की प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बैठक कर होटल व्यवसायियों की एसोसिएशन ने चीन के नागरिकों को कमरे न देने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि होटलों में चीनी उत्पादों और खाद्य वस्तुओं को भी नहीं रखेंगे। दून होटल ऑनर्स एसोसिएशन की त्यागी रोड स्थित होटल अभिनंदन में आपात बैठक हुई। हल्द्वानी में कोरोना संक्रमण के बीच डेंगू और मलेरिया की आहट को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है।
स्वास्थ्य महकमे द्वारा डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा सोमवार जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विगत साल हुए डेंगू के इतिहास का अध्ययन कर अभी से ही काम शुरू कर दिया जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित नगर निगम तथा नगर निकायों के अधिकारियों से कहा कि वर्षकाल प्रारंभ शुरू हो चुका है, ऐसे में सभी नालों की सफाई तथा दैनिक सफाई व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से की जानी चाहिए। उत्तराखंड सचिवालय में 1 जुलाई से विजिटर्स को प्रवेश मिल सकेगा। पहले चरण में एक दिन में अधिकतम 50 लोगों को ही प्रवेश मिल पाएगा। निजी सचिवों की ऑनलाइन मंजूरी के बाद प्रवेश पत्र आगंतुकों को जारी किए जाएंगे। सचिवालय प्रशासन राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के चलते मई और जून में सचिवालय प्रशासन ने सचिवालय में आगंतुकों के प्रवेश को पहले सीमित किया था। उसके बाद उनके प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। उत्तराखंड में हर दिन कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। प्रदेश में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2831 पहुंच गई है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 4, नैनीताल में 2 और ऊधम सिंह नगर में 2 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में गजराजों का कुनबा बढ़ गया है। 2017 में प्रदेश में हाथियों की संख्या 1839 थी, जो अब बढ़कर 2026 हो गई है। हाल ही में ड्रोन के जरिए किए गए सर्वे से इसकी पुष्टि की गई है। प्रदेश में बाघों के बाद अब हाथियों को लेकर भी सुकून देने वाली खबर है। सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की सचिवालय बैठक में हाथियों की गणना की जानकारी दी गई। यह गणना जून माह में ड्रोन के जरिए की गई थी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल आदि के प्रातः 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रात 8 बजे से सुबह बाजार खुले रहेंगे और पहले की तरह सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज, मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया जाएगा। मॉर्निंग वॉकरों को छूट रहेगी। वहीं दूसरी ओर सर्किट हाउस में उद्योग मित्र की बैठक लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि उद्योगों की सरकारी योजनाओं का 100% लाभ मिले, इसके लिए सभी अधिकारी सक्रियता से काम करें। नैनीताल भवाली मार्ग के पाइंस के निकट एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को खाई से निकाला और बीडी पांडे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि कार भवाली से नैनीताल की ओर जा रही थी, तभी कोहरे के कारण जोखिया के निकट अनियंत्रित होकर 15 फीट नीचे खाई में गिर गई। चार लोग एक कार से आ रहे थे। ये जोखिया नाले के पास पाइन से भवाली में, वहाँ पे इनकी गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसकी वजह से इन चारों को गंभीर चोटें आई, जिसमें से तीन लोग हरीश जोशी, अशरफ अली, इंद्रजीत सिंह, ये लोग स्टेबल हैं। प्राइमरी उपचार के बाद इनको छुट्टी दे दी जा रही है। यह माध्यम से सूचना मिली थी कि जो पाइंस के पास एक कार खाई में गिर चुकी है, तो हम लोग सभी पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँचे तो 4 लोग घायल थे, खाई में कार गिरी हुई थी, तो सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी नैनीताल के निवासी हैं और इनको प्राथमिक उपचार हेतु बीडी पांडे हॉस्पिटल भेजा गया है।
उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में वन्य जीवों के द्वारा लगातार हमले से ग्रामीण शिकार हो रहे हैं। बीते कुछ महीनों से रुद्रप्रयाग पौड़ी जनपद के बाद चमोली जिले के नारायण बगड़ में बाघ ने आतंक मचाया हुआ है। ग्राम पंचायत गैरा बारम में आदमखोर बाघ ने ग्राम प्रधान की 11 वर्षीय बेटी को अपना शिकार बना लिया। इस घटना से वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। जहां लोगों ने आदमखोर बाघ को मारने की मांग प्रशासन से की है, वहीं विभाग ने इस इलाके में बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया है। मारने का प्रयास किया गया और आज ठीक एक महीने बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत गैरबारम में यहाँ की जो और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना वायरस संकट के बीच उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा कि उत्तराखंड सरकार 1 जुलाई से राज्य के निवासियों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करेगी। इस दौरान उत्तराखंड से बाहर के श्रद्धालुओं को अभी दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा भी जो लोग कंटेनमेंट जोन और क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं, उन्हें भी चारधाम यात्रा में दर्शन की परमिशन नहीं दी जाएगी। चारधाम यात्रा, जिसमें केदारनाथ मंदिर की यात्रा भी शामिल है, इस यात्रा में देश विदेश के हर साल लाखों पर्यटक और श्रद्धालु शामिल होते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड चारधाम यात्रा कई मायने में बेहद खास है, क्योंकि न सिर्फ चारधाम के दर्शन करने के लिए हर सीजन में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, बल्कि चारधाम यात्रा पर करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी भी टिकी है। लेकिन इस सीजन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते तय समय पर चारधाम के कपाट तो खुले, लेकिन चारधाम की यात्रा नहीं चलाई जा सकी। यही नहीं, 8 जून से सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा चलाई गई थी। ऐसे में राज्य सरकार प्रदेश सरकार पर चारधाम यात्रा चलाने को जल्द ही निर्णय ले सकती है। कब खुले चारधाम के कपाट? उत्तराखंड चारधाम के कपाट खुले करीब 2 महीने का समय होने जा रहा है। 26 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे और इसके साथ ही 29 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए थे। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 15 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खोले गए थे। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते चारधाम यात्रा नहीं चलाई गई है। विरोध के चलते नहीं चलाई चारधाम यात्रा। उत्तराखंड चारधाम के तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों ने चारधाम यात्रा का विरोध किया था, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के संदर्भ में सरकार के द्वारा जो बात कही जा रही है कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा प्रारंभ करेंगे,
तो निश्चित तौर पे चारधाम यात्रा शुरू होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चारधाम यात्रा करने से पहले सरकार को ये बातें, ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी पड़ेंगी कि जो चार धाम है, भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, वहाँ पे जो भी श्रद्धालु, जो भी तीर्थयात्री इंटर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के जनपदों से वहाँ पहुँचे श्रद्धालु तीर्थयात्री, तो उससे पहले कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बनाया जाए, वहाँ उसका मेडिकल चेकअप किया जाए, और तब उसके बाद उसको बद्रीनाथ जाने की या केदारनाथ जाने की, गंगोत्री या यमुनोत्री जाने की अनुमति प्रदान की जाए। उत्तराखंड चारधाम की व्यवस्थाएं लगभग मुकम्मल। 8 जून के बाद उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने स्थानीय स्तर पर चारधाम यात्रा चलाने की अनुमति दे दी थी। इसके साथ ही 30 जून से प्रदेश स्तर पर चारधाम यात्रा चलाए जाने की तैयारियों को लेकर भी चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में जिन लोगों की निजी परिसंपत्तियां हैं, उन्हें भी रखरखाव और मरम्मत काम के कार्य कर सकें। यही नहीं, GMVN के गेस्ट हाउस, मंदिर समिति और निजी परिसंपत्तियों में होटल, लॉज के मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए जाने की अनुमति भी दी गई थी। इसके बाद से ही तैयारियां जोरों शोरों से चलनी शुरू हो गई थीं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 30 जून से अगर चारधाम यात्रा शुरू होती है तो चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी। चारधाम यात्रा पर होगी दोहरी चुनौती। चारधाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाती थी, लेकिन इस सीजन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते चारधाम की यात्रा शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में 8 जून के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाना है, लिहाजा राज्य सरकार चारधाम यात्रा को चलाने पर विचार कर रही है। चारधाम यात्रा का बीत गया पीक सीजन। चारधाम के कपाट खुलने के बाद चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, क्योंकि यह चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिहाज से पीक समय होता है और यही समय होता है जब चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता है। यात्रा को लेकर उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड की बैठक। वहीं चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सदस्य शिव प्रसाद ममगई ने बताया कि चारधाम यात्रा चलाने को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात हुई है, जिसमें चारधाम यात्रा चलाने को लेकर चर्चा की गई है। यही नहीं, चारधाम यात्रा को 1 जुलाई से प्रदेश स्तर पर चलाने की सहमति भी बनी है। मुख्यमंत्री जी की निवेदन जो है उनसे मैंने किया और उन्होंने वो जो है स्वीकारा भी इस बात को, लेकिन चारधाम देवस्थानम बोर्ड की बैठक जो है कल परसों होगी और उसमें जिस तरह से गाइडलाइन जारी होगी उसके अनुसार जो है यात्रा, लेकिन धर्माधिकारी जी से मेरी वार्ता हुई थी और इसी चर्चा में जो है यह कि प्रसाद जो है वहाँ स्वयं यात्री चढ़ाएंगे, अपने जो है प्लास्टिक के डब्बों में या थाली में ले जा करके जो है चढ़ाएंगे, फूल जो है उसमें रखेंगे। जिस क्षेत्र का, जिस धाम का जो है टीका चंदन हमारे कोई पुरोहित नहीं लगाएंगे। ये वार्ता जो है कल उनसे हुई थी और आगे गाइडलाइन जैसे जारी होगी उसी के अनुसार जो है 1 तारीख मनसा है कि यात्रा खुले। वहीं शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया, धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन की गतिविधियां हैं, हमारे स्कूल हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, हमारे जिम हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं खुली हैं। इस अनलॉक में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत सरकार इन सब पर विचार हो रहा है और अब आने वाले समय में जैसा हमारे जैसे राज्य जहां पूरी आर्थिकी उनकी जो धार्मिक टूरिज्म है और जो हमारा सामान्य टूरिज्म है उस पर टिकी हुई है, तो जैसे ही हमें थोड़ी छूट मिलेगी, हम लोगों की पूरी तैयारी है। हम टूरिज्म की स्थिति को, हम धार्मिक चारधाम यात्रा को लेकर, हरिद्वार को लेकर, ऋषिकेश को लेकर और जागेश्वर धाम को लेकर हम पूरी तैयारी के साथ जो गाइडलाइन होगी उसके अनुसार काम करेंगे। जो चारों धामों में आ रहे हैं ये बहुत ही कम है अभी। जो प्राप्त जानकारी उसके अनुसार अभी अद्यतन तक हमारे यहाँ जो बद्रीनाथ है, श्री बद्रीनाथ जी में लगभग 400 लोग आए हैं, केदारनाथ जी में लगभग 60 लोग आए हैं और यमुनोत्री गंगोत्री में प्राप्त सूचना के अनुसार हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार अभी कोई व्यक्ति वहाँ नहीं गए हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा व्यक्ति न होने के कारण हम जो देवस्थानम बोर्ड है उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के जो संक्रमण की जो परिस्थितियां हैं इसको देखते हुए जो विभिन्न स्तरों से यथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो SOPs जारी की गई हैं, उन्हीं SOPs के अंतर्गत रहते हुए जो उत्तराखंड राज्य अंतर्गत जो निवासरत व्यक्ति हैं उनके लिए चारधाम यात्रा जो चारों धाम है उन चारों धामों में खोल दिया जाए। अन्य मंदिरों में ऑलरेडी जो व्यवस्था है वहाँ पे जाने की थी,
इन चारों धामों में भी हम इसको परमिट कर रहे हैं, लेकिन उसकी शर्तें। एक नजर डालते हैं 2019 में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर। साल 2019 में चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम 4,65,534, गंगोत्री धाम 5,30,334, केदारनाथ धाम 10,021, बद्रीनाथ धाम 12,44,953। जल्द ही शुरू होने जा रही है प्रदेश में प्रदेशवासियों के लिए चार धाम की यात्रा। ना धाम के किसी भी मंदिर में तिलक लगेगा, ना चंदन, और साथ ही कड़े सुरक्षा और नियमों का करना पड़ेगा श्रद्धालुओं को पालन। अगर ये यात्रा सुरक्षित और सुगम रही तभी बाहरी व्यक्तियों को अनुमति होगी प्रदेश में चार धाम यात्रा के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।